नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार समाप्त। 14 जिलों की 93 सीटों के लिए मतदान सोमवार को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के सभी वर्गों से दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनने और उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग करने का आग्रह किया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पिछले 8 वर्षों में भारत में जैव अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 8 गुना वृद्धि हुई। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक कल राजस्थान के उदयपुर में शुरू होगी। भारतीय निशानेबाज रुद्रांश पाटिल ने मिस्र में ISSF प्रेसिडेंट्स कप जीता और कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में नीदरलैंड्स और अमेरिका का मुकाबला जारी। एक अन्य मैच अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के बीच देर रात होगा। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान सोमवार को होगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने जमकर प्रचार किया। इस चरण में उत्तर और मध्य गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 833 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 69 महिलाएं हैं। इस चरण में अहमदाबाद, बड़ोदरा, मेहसाणा, गांधीनगर और पाटन जैसे प्रमुख जिलों में भी मतदान होना है। एक रिपोर्ट। 2,51,00,000 से ज्यादा मतदाता सोमवार को नेताओं के सियासी भविष्य का फैसला करेंगे। इनमें पहली बार वोट डालने वाले उत्साही युवाओं की संख्या लगभग 6 लाख है। इसके अलावा 660 NRI मतदाताओं के साथ ही 5,412 वोटर ऐसे हैं जो 99 साल की आयु पूरी कर चुके हैं। इस चरण में 26,409 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 93 आदर्श मतदान केंद्र हैं और वहीं 14 मतदान केंद्रों पर सिर्फ युवा कर्मचारी तैनात हैं। इस दौर में सबकी निगाहें घाटलोडिया विधानसभा सीट पर होंगी, जहां से मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल चुनाव लड़ रहे हैं और ये इस चरण की सबसे ज्यादा मतदाताओं वाली विधानसभा सीट भी है। अपर्णा खुंट के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 1 और विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव का प्रचार भी आज समाप्त हो गया। इन सीटों पर सोमवार को वोट डाले जाएंगे। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए समाजवादी पार्टी के डिंपल यादव चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह शाक्य को खड़ा किया है। ये सीट समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है। रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव कराया जा रहा है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। राजस्थान के चूरू जिले में सरदार शहर विधानसभा सीट के लिए भी सोमवार को मतदान होगा। इस सीट के लिए कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये सीट कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के कारण खाली हुई है। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए कल सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। मतों की गिनती 7 दिसंबर को होगी। 250 वार्डों में से 104 वार्ड महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। 3 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो जाने की वजह से कांग्रेस के 247 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में 1,46,00,000 से अधिक मतदाता प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला करेंगे। मतदान के लिए राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 13,600 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 3,000 से अधिक मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। कुल मतदान केंद्रों में से 68 आदर्श मतदान केंद्र और इतने ही पिंक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनका संचालन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों के हाथ में है। नगर निगम चुनाव में मतदान के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में लगभग 40,000 दिल्ली पुलिसकर्मी, 20,000 होमगार्ड और 108 अर्धसैनिक और राज्य सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियां तैनात की गई हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार का नया मॉडल पेश किया है। श्री ठाकुर ने आज नई दिल्ली में कहा कि दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के लिए भी स्वीकृत फंड में भी भ्रष्टाचार किया। हवाला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, जहां बच्चों को शिक्षा के क्लासरूम में भी घोटाले कर गए, डीटीसी बस घोटाला हो, और जिन्हें ठगों को ठगने का काम भी किया हो, जो तिहाड़ में भी ठगने से नहीं हटते, ऐसों ने मजदूरों को भी नहीं छोड़ा है। मजदूरों के मदद के लिए जो हजारों करोड़ थे वो भी आप लूट कर खा गए। कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने छोड़ा नहीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के सभी वर्गों से दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनने और उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए उनमें आत्मविश्वास पैदा करना बहुत महत्वपूर्ण है। दिव्यांगजनों के लिए स्वस्थ वातावरण बनाने की आवश्यकता है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। सरकार द्वारा ग्वालियर में एक दिव्यांग खेल केंद्रों की स्थापना की जा रही है। उस केंद्रों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए शिक्षा के साथ साथ उनके प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिस्पर्धा कर सके। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 14 क्रॉस डिसेबिलिटी इंटरवेंशन सेंटर्स स्थापित किए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने वर्ष 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में जैव अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 8 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में ये $10 अरब का था, जो 2022 में बढ़कर $80 अरब से अधिक हो गया है। डॉक्टर सिंह आज कटरा में माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में जैव और रसायन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरते रुझान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप की संख्या 100 गुना बढ़कर 5,300 से अधिक हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केवल 2021 में ही कुल 1,128 स्टार्टअप बने। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से लेकर 2022 के बीच देश में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 4,200 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। इस दौरान इसमें 400 गुना की वृद्धि हुई। इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने विद्यार्थियों से तकनीकी और डिजिटल कौशल हासिल करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि नवाचार तथा स्टार्टअप से अगले दशक में रोजगार उपलब्ध होंगे। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। देश सर्वाधिक वैश्विक निवेश आकर्षित कर रहा है। श्री चंद्रशेखर त्रिशूर के सेंट पॉल विद्यालय में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक कल से राजस्थान के उदयपुर में शुरू होगी। 4 दिवसीय इस बैठक की अध्यक्षता भारत के शेरपा अमिताभ कांत करेंगे। इसमें यूरोपीय संघ और विशेष आमंत्रित 9 देशों सहित 19 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G20 शेरपा बैठक से झीलों के शहर उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी। भारत ने इस महीने की 1 तारीख को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। मेजबान देश के रूप में भारत नई दिल्ली में होने वाली अगले साल की शिखर बैठक का एजेंडा तय करेगा। G20 समूह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%,
विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 और वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्र आज देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महान नेता, साहसी और विद्वान थे। आकाशवाणी से आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान का प्रसारण किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ये वार्षिक व्याख्यान देंगे। इसका प्रसारण आकाशवाणी के संपूर्ण नेटवर्क पर रात 9:30 बजे किया जाएगा। श्रोता इसे FM गोल्ड, FM रेनबो, आकाशवाणी के सभी प्रमुख चैनलों, यूट्यूब चैनल और ट्विटर पर भी सुन सकते हैं। इस वर्ष का विषय है अमृतकाल में भारतीयता। आकाशवाणी का प्रतिष्ठित कार्यक्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान। इस वर्ष का विषय है अमृतकाल में भारतीयता, विविध रंगी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान। वक्ता माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला। तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो या केरल का कथकली या लखनऊ जयपुर का कथक हो या फिर असम का बिहू हो, ऐसी सभी शास्त्रीय और लोक कलाओं ने सामाजिक ताने बाने को मजबूत किया है। इनके जरिए हम एक रहे हैं। सुनना ना भूलें 3 दिसंबर को रात 9:30 बजे आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता जयंती के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। एक संदेश में उन्होंने कहा कि भगवद गीता कई शताब्दी से लोगों का मार्गदर्शन करती रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा नहीं किया, लेकिन पूरी ताकत से अपने देश की रक्षा की है। बेंगलुरु में आज इस्कॉन की ओर से आयोजित गीता जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा कि गीता के उपदेश से हमें आत्मिक शांति और सुख प्राप्त होता है। ये हमारे नकारात्मक विचारों को दूर कर सकारात्मक तरीके से निजी समस्याओं का समाधान करने का संदेश देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन की यात्रा पर कल आंध्र प्रदेश आएंगे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी करेंगे। राष्ट्रपति बाद में विजयवाड़ा में उनके सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह में हिस्सा लेंगे। शाम को वे विशाखापट्टनम में नौसेना दिवस पर आयोजित नौसेना के प्रदर्शन को देखने जाएंगे। भारतीय निशानेबाज रुद्रांश पाटिल ने मिस्र के काहिरा में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF प्रेसिडेंट कप का खिताब जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर राइफल के प्ले ऑफ में इटली के डेनिलो सोलाजो को 16-8 से पराजित किया। 42 देशों के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। 28 नवंबर से शुरू हुई इस प्रतियोगिता का समापन कल होगा। कतर में फीफा विश्व कप का पहला प्री क्वार्टर फाइनल मैच नीदरलैंड्स और अमेरिका के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने 1-0 की बढ़त बना ली है। देर रात 12:30 बजे पूर्व विश्व चैंपियन अर्जेंटीना का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच कल खेला जाएगा। ढाका के शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम में यह मैच भारतीय समय के अनुसार दिन के 11:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार समाप्त। 14 जिलों की 93 सीटों के लिए मतदान सोमवार को होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के सभी वर्गों से दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनने और उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग करने का आग्रह किया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पिछले 8 वर्षों में भारत में जैव अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 8 गुना वृद्धि हुई है। और भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक कल राजस्थान के उदयपुर में शुरू होगी।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।